नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु त्रिप्रश्न, लघु त्रिप्रश्न, दीर्घ त्रिप्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जो धूमिल की रचना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है। यानी कि धूमिल की जो भी रचनाएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है, यानी कि उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रमुख राम भक्त कवि हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख करना है। यानी कि रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवादी कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जनवादी कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर जनवादी कविता की जो प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर जनवादी कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समकालीन कविता की जो प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको समकालीन कविता की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रगतिवादी काव्य होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य की जो भावगत विशेषता होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर प्रगतिवादी काव्य की जो भावगत विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति की अवहट रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यापति की अवहट रचनाएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यापति की अवहट रचनाओं क्या करना है, विद्यापति की अवहट रचनाओं का नाम उल्लेख करना है। यानी कि विद्यापति की जो अवहट रचनाएं हैं, विद्यापति की अवहट रचनाओं का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास हैं, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की साहित्यिक सेवा पर प्रकाश डालिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीर हैं, कबीर की जो साहित्यिक सेवा है, यहाँ पर दोस्तों आपके 11वें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको कबीर की साहित्यिक सेवा क्या करना है, साहित्यिक सेवा पर आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी की भाषा लिखिए। यानी कि जो बिहारी हैं, बिहारी की कौन सी भाषा है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिहारी की भाषा लिखना है। तो दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु त्रिप्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु त्रिप्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संत काव्य हैं, संत काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों क्या करना है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थिति है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थिति क्या करना है, भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थिति का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति के काव्य सौष्ठव लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यापति का काव्य सौष्ठव है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर विद्यापति काव्य सौष्ठव के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि जो अमीर खुसरो है, यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, अमीर खुसरो की जो भाषा है, यहाँ पर दोस्तों आपको अमीर खुसरो की भाषा पर क्या करना है, अमीर खुसरो की भाषा पर
आपको अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा स्पष्ट कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास हैं, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, तुलसी के काव्य समन्वय की विराट चेष्टा इसको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर क्या करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा की काव्य कला का संक्षिप्त निरूपण कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर महादेवी वर्मा की जो काव्य कला है, महादेवी वर्मा की काव्य कला का संक्षिप्त निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो अज्ञेय है, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको अज्ञेय की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं क्या करना है, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बादल को घिरते देखा है में कवि ने हिमालय के किन किन दृश्यों को कविता में रूपायित किया है। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि बादल को घिरते देखा है जो कविता है, इस कविता में जो कवि हैं, कवि ने हिमालय के किन किन दृश्यों को कविता में रूपायित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कवि ने हिमालय के किन किन दृश्यों को कविता में रूपायित किया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती के भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती की जो भाषा है, इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको धर्मवीर भारती के भाषा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काल के विभिन्न नामकरण की विवेचना करते हुए शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आदिकाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आदिकाल के विभिन्न नामकरण की विवेचना करना है और आदिकाल के विभिन्न नामकरण की विवेचना करते हुए क्या करना है, शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की सार्थकता पर विचार करना है। यानी कि जो शुक्ल जी है, यहाँ पर दोस्तों आपको आगे क्या करना है, शुक्ल जी द्वारा किए गए जो नामकरण की सार्थकता है, शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की सार्थकता पर क्या करना है, शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की सार्थकता पर विचार करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवादी काव्य है, प्रयोगवादी काव्य की कौन कौन सी विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करना है और प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए क्या करना है, हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा करना है। यानी कि जो प्रयोगवादी काव्य है, सबसे पहले आपको प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करना है, उसके बाद स्पष्ट करते हुए क्या करना है, हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रयोगवादी काव्य क्या विशेषता है, क्या योगदान है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर क्या करना है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर ने अपने समय के धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करने तथा पारस्परिक विरोध मिटाने का सफल प्रयास किया है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीर है, कबीर ने अपने समय के धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करने तथा पारस्परिक विरोध मिटाने का सफल प्रयास किया है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा क्या करना है, इस कथन की पुष्टि करना है। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो घानानंद है, घानानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको उपयुक्त उदाहरण देना है और उदाहरण से क्या करना है, उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया है। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।